फिल्म समंदर के बीच शुरू होती है, जहां एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोट्स नासा के कैप्सूल क्रैश साइट तक पहुंचते हैं। रेस्क्यू टीम एस्ट्रोनॉट सैम को निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। होश में आने पर सैम देखती है कि एक पेन हवा में तैर रहा है, फिर गिर जाता है। डॉक्टर्स इसे एंटी ग्रेविटी हेलुसिनेशन कहते हैं। उसका हाथ सूजा हुआ होता है पर टूटा नहीं, शायद लैंडिंग के वक्त टक्कर की वजह से। सैम बताती है कि सब ठीक था जब तक कैप्सूल किसी चीज़ से टकरा नहीं गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका हेलमेट क्रैक हो गया था और सूट एनालिसिस के लिए भेजा है। उसका शोहर मार्क, बेटी इजी और बाद में उसका वालिद विलियम उससे मिलने आते हैं, पर क्वारंटीन की वजह से सिर्फ शीशे के पीछे से मिल सकते हैं। विलियम बताता है कि नासा और पेंटागन दोनों क्रैश की तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने री एंट्री के दौरान कुछ अजीब फ्रिक्वेंसीज डिटेक्ट की हैं। गवर्नमेंट सैम को एक अलग रिकवरी हाउस भेज देती है। वहाँ डॉक्टर मिशेल उसे खुश आमदीद कहती हैं। फैसिलिटी पहले एक वेपन टेस्टिंग साइट थी। सैम टेलीस्कोप से आसमान देखती है तो एक तेज़ घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है और अजीब मंजर नजर आते हैं। मिशेल कहती है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ दिन बाद सैम देखती है कि उसके बैंडेज के नीचे फंगस जैसे निशान हैं और नाक से खून आ रहा है। वॉल से वीडियो कॉल के दौरान लाइट्स फ्लिकर करती हैं, जोर की आवाज़ आती है और ज़मीन पर कीचड़ के निशान मिलते हैं। जंगल में जाकर वो वही घंटी जैसी आवाज़ फिर सुनती है और फ्लैशबैक देखने लगती है। कुछ अजीब फिगर्स क्रैश साइट के आसपास चल रहे होते हैं। सुबह उठने पर उसका निशान और फैल गया होता है। नाश्ता बनाते वक्त एक अंडा हवा में तैरता नजर आता है। जैसे ही मेडिकल टीम आती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। पूरे दिन उस पर टेस्ट होते हैं। एक्सरसाइजेज के दौरान पाँव में दर्द होता है पर वो कहती है कि ये बस क्रैम्प है। बाद में मिशेल उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि टेस्ट नासा की रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं। सैम झूठ बोलती है कि सब नॉर्मल है। मार्क को कॉल करके वो फैमिली ट्रिप का प्लान बनाती है, पर मार्क मना कर देता है, कहकर के डाइवोर्स के बाद इजी और ज़्यादा उदास हो सकती है। यहाँ पता चलता है कि इजी एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। मार्क कहता है कि इतना सब होने के बाद भी वो दोनों सुकून नहीं पा सके। इजी अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें उनके साथ कुछ स्पेस फिगर्स भी बने होते हैं। बाद में सैम हवा खाने जंगल में जाती है, जहाँ वही तेज आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगती है। उसके जहन में क्रैश साइट और सर्च टीम के विजन्स आते हैं। आवाज़ खत्म होती है तो वो देखती है कि पत्तों के नीचे एक केबल छुपी है। उसे फॉलो करते हुए वो एक पत्थर तक जा पहुंचती है। इसके ऊपर रेड लाइट नजर आती है। अंदर से कैमरा निकलता है। डर कर वो और सर्च करती है और दूसरा हिडन कैमरा भी ढूंढ लेती है। वापस आते हुए वो ट्री रूट में उलझ कर जोर से गिर जाती है। जब सैम होश में आती है वो अपने आप को बिस्तर पर लेटी हुई पाती है। सर में तेज दर्द होता है और जब वो बालों को छूती है तो हाथ पर खून लग जाता है। उसकी नज़र खिड़की के बाहर किसी पर पड़ती है। फिर एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और कहता है कि उन्होंने उसे जंगल के बाहर जख्मी हालत में पाया था। फिर उसका वालिद विलियम आता है। उसी ने इसको यहाँ लाया है। विलियम बताता है कि जब उसे घर खाली मिला तो उसने सर्च टीम भेजी थी और सैम को डांटता है कि वो आराम क्यों नहीं करती। जब सैम कैमरास का जिक्र करती है, विलियम मानता है कि उसने नासा को इस घर की सारी डिटेल्स नहीं बताई थी। फिर वो उसे नीचे ले जाता है और एक हिडन सेफ हाउस दिखाता है। दोनों एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक पहुंचते हैं, जहां अलग रहने के कमरे और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है। विलियम सिस्टम ऑन करता है। डजन सिक्योरिटी कैमरास पूरी प्रॉपर्टी कवर कर रहे होते हैं। वो बताता है कि इमरजेंसी के दौरान पूरा घर 3 लेयर्स में सील हो सकता है और अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर सकता है। पर जब वो निकलते हैं मॉनिटर्स ग्लिच करने लगते हैं, जैसे कोई सिस्टम हैक हो रहा हो। सैम देखती है कि उसका निशान बाजू तक फैल गया है। बेचैन होकर वो तस्वीर वॉल को भेजती है और वॉल कहती है कि बर्फ लगाने से ठीक हो सकता है। शाम को सैम जकूजी में रिलैक्स कर रही होती है जब अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। हवा थम जाती है। फिर जंगल से एक अजीब सी आवाज़ आती है और सब वापस नॉर्मल हो जाता है। परेशान सैम घर लौटकर मार्क को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं। वो फ्लैश लाइट लेकर बालकनी से देखती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वो मुड़ती है लाइट्स बंद हो जाती हैं और उसे दरवाजे पर एक मखलूक की झलक दिखाई देती है। दोबारा देखती है तो वो गायब होती है। अचानक पूरा घर लाल रोशनी से भर जाता है। सैम दरवाज़ा चेक करती है, कुछ नहीं मिलता तो फौरन लॉक लगाती है और अलार्म ऑन कर देती है। तभी एआई सिस्टम कहता है, सिक्योरिटी ब्रीच डिटेक्टेड, लॉकडाउन इनिशिएटेड। मेटल पैनल्स उठकर सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। सैम समझ जाती है कि वो अंदर फंस गई है। नेटवर्क डेड है और उसके कानों में फिर वही चीख जैसी आवाज़ गूंजने लगती है। सर में दर्द, पीछे से कुछ हरकत महसूस होती है। फिर एक गरज दूसरे कमरे से सुनाई देती है। वो पावर पैनल तक भागती है और सब स्विचेस बंद कर देती है, पर कुछ नहीं होता। हर एग्जिट सील हो चुका है। अब वो उस मखलूक के साथ अंदर बंद है। डोर नॉब जोर से हिलता है, पर फ्लैशलाइट डालने से फिर हरकत रुक जाती है। सैम हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं। खिड़की के पास पौधा जोर से हिलता है।
तभी एक खौफनाक हाथ शीशे पर पड़ता है। वो चीखकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। हिडन इंटरेस्ट खोलकर वो बंकर में चली जाती है और सिक्योरिटी कैमरास चेक करती है। पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक इमेज उभरता है। बाहर घास पर एक दरिंदा घर की तरफ घूर रहा होता है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और वो मखलूक अचानक गायब हो जाती है। तभी सैम उठती है। उसका फ़ोन बज रहा होता है। एहसास होता है कि वो कंप्यूटर डेस्क पर ही सो गई थी। जल्दी से ऊपर दौड़ती है। विलियम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका है। सैम कहती है कि जनरेटर में मसला है। विलियम तस्दीक करता है कि ब्लैकआउट्स हुए हैं और अपनी टीम को चेक करने भेजता है। जब सैम कहती है कि कोई चीज़ घर के अंदर थी, विलियम कहता है कि वो खुद सिक्योरिटी फुटेज देखेगा। टेस्ट शुरू होते हैं। डॉक्टर मिशेल सैम के हाथ के निशानों का जायजा लेती है और कहती है कि ये नॉर्मल नहीं लग रहे, इसलिए एक्सरेज करने होंगे। थोड़ी देर बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आते हैं। जब विलियम इजी के साथ मसरूफ होता है तो सैम और मार्क जंगल में वॉक पर जाते हैं। सैम बताती है कि उसने एक ऐसी मखलूक देखी जो इस दुनिया की नहीं लगती और शायद जब वो स्पेस से वापस आई हो तो कुछ एलियन चीज़ उसके साथ आ गई है। मार कुछ कहने ही वाला होता है कि इजी उनकी बात काट देती है। बाद में सैम और विलियम कैमरास चेक करते हैं। जब सैम क्रिएचर का जिक्र करती है तो फुटेज ग्लिच करती है, वहाँ कुछ नजर नहीं आता। विलियम कहता है कि वो स्ट्रेस के अंदर हेलुसिनेशन कर रही है। जब वो चला जाता है सैम घर का स्कैन करती है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि अंदर 9 लोग हैं, बिल्कुल उतनी ही तादाद जितनी फैमिली और टीम मेंबर्स मौजूद हैं। कुछ देर बाद इजी और उसके पेरेंट्स जंगल जाते हैं। इजी खेलते हुए आगे निकल जाती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। तब इजी वापस आती है, हाथ में मरा हुआ कीड़ा लेकर। फिर जंगल के इंसेक्ट चीखने लगते हैं और एक कीड़ा इतनी तेज से उड़ता है कि दरख्त से टकराकर मर जाता है। डर के मारे सब घर भागते हैं। अंदर आते ही आवाज़ और तेज़ हो जाती है। हजारों कीड़े खिड़कियों से टकराते हैं। कुछ लम्हों बाद सब खामोश हो जाता है। खिड़कियां मरे हुए कीड़ों से ढक जाती हैं। नासा टीम क्लीनअप करती है, कहती है शायद इन्वायरमेंटल रिएक्शन हो सकता है। सैम कैप्सूल टेस्ट रिजल्ट्स पूछती है, लेकिन अभी नहीं मिले होते। मार्क इजी के साथ चला जाता है, वादा करता है कि वो फिर आएगा। सैम के पाँव में दर्द होता है। जूता उतारने पर देखती है कि उसका टो नेल निकल जाता है। लाइट फ्लिकर करती है। वो दरवाज़ा ब्लॉक करती है और ऑनलाइन वियर्ड बग इंसिडेंट्स सर्च करने लगती है। आर्टिकल मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और यूएफओ एब्डक्शंस लिंक्ड हैं। उन लोगों की तस्वीरें होती हैं जिनके हाथ पर सेम सैम जैसे निशान होते हैं। अचानक उसके कंधे पर भी वही निशान उभरने लगता है। लाइट ब्लिंक करती है, अलार्म बजता है और मार का स्टैटिक भरा कॉल आता है। सैम महसूस करती है कि कोई घर के अंदर है। फिर उसकी कमर में तेज दर्द होता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। हाथ पर चिपचिपा जल लग जाता है। फोन टूट जाता है। ऊपर से आवाज़ें आती हैं। सैम कैमरास चेक करती है, कुछ नहीं दिखता। सिस्टम स्कैन करता है और एक अननोन प्रेजेंस डिटेक्ट होती है। ग्लिच होने पर एक क्रिएचर नजर आता है। सैम पैनिक में सिस्टम बंद कर देती है, लेकिन रीबूट होने पर 2 और लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट होती हैं। वो गलती से स्मोक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है और किचन में छुप जाती है। ओवन के रिफ्लेक्शन में मॉन्स्टर नजर आता है। एक क्रिएचर दूर चला जाता है, दूसरा अंदर घुस आता है। सैम चुप रहती है जब तक दोनों चले नहीं जाते। फिर बाथरूम जाकर दरवाज़ा ब्लॉक कर देती है। हाथ के जख्म पर चमकदार लेयर बन जाती है। अचानक दरवाजे से थर्ड की आवाज़ आती है। वो शॉवर के अंदर छुपी होती है। क्रिएचर दरवाज़ा तोड़ कर आता है तो सैम वेंट के अंदर घुस जाती है और क्रॉल करते हुए एक छोटे पैनल तक पहुंचती है। बाहर मार्क और इजी घर के पास पहुंच चुके हैं। लॉकडाउन मोड एक्टिवेट होता है। इजी एक रोशनी की तरफ भागती है, मार्क पीछा करता है। अंदर सैम वेंट से निकलकर स्टेयरवेल तक पहुंचती है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसका पांव पकड़ लेता है। वो लात मारकर छुड़ा लेती है और एक और तंग रास्ता चुनते हुए क्रॉल करती है। उसके हाथ पर निशान चमकने लगते हैं। आखिरकार वो हैच से निकलकर जंगल पहुंचती है। भागते हुए उसका जिस्म रोशन होने लगता है। विलियम और आर्म टीम वहां पहुंचते हैं, कहते हैं ये क्रिएचर्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। सैम थक कर गिर जाती है। क्रिएचर्स उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है, हमने तुम्हें याद किया। सैम पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, तुम्हारा खानदान। फिर वो क्रिएचर सैम के हेड को टच करता है। सैम के जहन में सब याद आ जाता है, क्रैश लाइट और उन्हीं एलियंस के चेहरे। पता चलता है कि सैम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो यादाश्त खो बैठी है। विलियम की टीम एलियंस को कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो धुंध में घुल जाते हैं। जख्मी सैम एक डिवाइस एक्टिवेट कर देती है जो उसे इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म कर देती है। विलियम उसे ढूंढ लेता है। अब वो एक छोटी लड़की लगती है। विलियम उसे अपनी बेटी के तौर पर अपना लेता है और उसका राज छुपा देता है। सालों बाद मार्क और इजी जंगल में सैम को एलियंस के साथ देखते हैं। इजी खौफ से देखती है जब उसकी माँ का जिस्म बदलने लगता है। सैम कहती है कि उनसे डरो मत। तब विलियम सोल्जर्स के साथ आता है और सब कुछ कन्फेस करता है कि उसने ही सैम को मिशन पर भेजा था ताकि एलियंस को वापस ला सके। वो चाहता है सैम अपनी कौम को सरेंडर करने के लिए कहे, मगर सैम इनकार कर देती है। विलियम गन उठाता है, मार्क उस पर झपटता है। सैम का डिस्गाइज टूट जाता है। वो अपने असल रोशन एलियन रूप में आ जाती है। मार्क चीखता है कि सैम भाग जाए,
सैम इजी को छू कर तसल्ली देती है, फिर अपनी एलियन फैमिली के साथ जा मिलती है और फिर एलियन सैम को ले जाते हैं स्पेसशिप में बिठाकर। सॉलिजर्स आगे बढ़ते हैं लेकिन पूरा आसमान स्पेसशिप की रोशनी से भर जाता है। एलियंस अपने जहाज में वापस चढ़ते हैं और बीम ऑफ लाइट के साथ आसमान में गायब हो जाते हैं। इसी के साथ फिल्म में खूबसूरत और खौफनाक अंजाम पर ख़त्म होती है।